आज हम लोग 10वीं वर्ग का बहुत ही प्रमुख चैप्टर समानांतर श्रेणी के विषय में बात विचार करेंगे, जिसका इंग्लिश जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रखा गया है। ठीक है, जिसके हिसाब से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंग्लिश वर्ड होने के कारण ही इसको शॉर्ट रूप में एपी भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसको हम लोग छोटे स्तर पे पहले समझते हैं। तो आप मतलब 6th 7th में 5th में बुक्स बनाए होंगे गणित का, जिसमें आपको पैटर्न दिया होगा। जैसे कि पैटर्न के हिसाब से आपको बनाना है, जैसे कि इस एक बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु और यहाँ पर डैश डैश का निशान। तो यहाँ पे क्या भरिएगा, खाली स्थान पे क्या भर सकते हैं आप, 4 बिंदु भरिएगा। पैटर्न आप समझ रहे हैं। तो इस पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है कि पहले में 1 है, दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, चौथे में 4 बिंदु, फिर 5वें में 5 बिंदु। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो है पहले में 4 पद हो गए, 4 बिंदु हो गए, दूसरे में 3 बिंदु हो गए, तीसरे में 2 बिंदु हो गए। तो यहाँ पे क्या भरिएगा, एक बिंदु। समझ रहे हैं। तो इसी चीज को जो है समानांतर श्रेणी के रूप में ला करके 10वीं वर्ग में दिखाने का प्रयास किया गया है। यह जो आपका जो पहला बिंदु था यह होता है A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4। मतलब इस तरीके से A5 A6 तक चला जाएगा। और 6 अर्थात नंबरों की संख्या तो हमेशा क्या होती है कि अनगिनत होती है। तो अंतिम पद को हम लोग क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। ठीक है। अब इसी चीज को जो है आप अपने किताब के माध्यम से, एक सीढ़ी के माध्यम से आपका किताब आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ कि 10वीं वर्ग में बुक में जो BTC का जो बुक है उसके हिसाब से किस तरीके से मतलब समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक सीढ़ी बनाया जाए। सीढ़ी में 2 मतलब क्या है कि खंबे लगे होते हैं, फिर एक पायदान होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। समझ रहे हैं ना। तो यह जो पहला पायदान है यह A1 कहलाता है। क्या कहलाता है। फिर समान दूरी के बाद ये जो दूरी है यहाँ पर, उस दूरी के बाद होता है A2, फिर समान दूरी के बाद A3, फिर समान दूरी के बाद A4, A5 A6 AN तक यह सीढ़ी की मतलब सीढ़ी में पायदान जा सकता है। जितना आप सीढ़ी लगाना मतलब पायदान लगाना चाहो सीढ़ी में उतना लग सकता है। अब ये दो मतलब इसमें कॉमन चीज क्या है कि ये जो बीच की जो दूरियां हैं वह बराबर हैं। यहाँ पर मैंने स्केल के माध्यम से नहीं खींचा है, इसलिए यहाँ पे दूरी थोड़ी सी पतली दिख रही है। लेकिन आप इसको जब नोट्स बनाइएगा तो स्केल के माध्यम से बराबर दूरियों पर खींचिएगा। आप स्केल में एक cm की दूरी लेकर के खींचिएगा। अर्थात इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर मतलब इसकी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यदि अंतर जो क्या है होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि अंतर क्या है कि बराबर है तो वह श्रेणी एपी में मानी जाती है। जैसे कि अब देखिए, अब ये दोनों के बीच जो अंतर है वह सार्वंतर हो गया, ये दोनों के बीच जो अंतर है वह सार्वंतर हो गया, ये दोनों के बीच जो अंतर है उसे सार्वंतर बोला जाएगा। और इसको सूचित किया जाता है छोटा d से। ध्यान दीजिए, आप बड़े D का इस्तेमाल आप यहाँ कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि बड़ा D का मतलब जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसका प्रयोग आप द्विघात समीकरण में कर चुके हैं, जिसका फार्मूला D बराबर B² - 4AC होता है। अगर आपको कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कोई आपसे पूछता है कि छोटा D बराबर क्या होता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे A2 में से A1 को घटा दीजिएगा तो D का मान निकल जाएगा। अर्थात छोटा D बराबर आपका फार्मूला होता है A2 - A1, अर्थात दूसरी पद माइनस पहली पद, तो घटाइएगा तो आपका D का मान निकल जाएगा। अगर आप बड़ा D लिखते हैं, बड़ा D अगर कहीं लिखा हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा B² - 4AC, जिसका जिक्र आप बहुपद और द्विघात समीकरण नामक चैप्टर में कर चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। इसकी स्थिति बड़ा D का मतलब कुछ और, छोटा D का मतलब कुछ और। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम यह देखते हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 आगे बढ़ते रहता है। ये दोनों की बीच की जब दूरी समान है तो ये समान लंबाई के साथ बढ़ेगी। जैसे कि अभी आपने एक पैटर्न के हिसाब से देखा था कि 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु। अब आप जो है एक श्रेणी के हिसाब से देखिए। मान लीजिए आपको कोई श्रेणी दी गई है, आपके पास कोई श्रेणी है
श्रेणी समझते हैं क्या होता है? श्रेणी को कहा जाएगा श्रृंखला। मतलब श्रृंखला अर्थात जिसमें लिखा गया है, पहले लिखा गया 2, फिर लिखा गया 5, फिर लिखा गया 8, फिर डैश डैश कर दिया गया। तो अब आपको सबसे पहले यह पता करना है कि यह जो श्रेणी दी गई है यह एपी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, मतलब एक समान दूरी से बढ़ रही है कि नहीं। तो इसका जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले क्या निकालने पड़ते हैं? डी निकालने पड़ते हैं। जब आप डी निकालिएगा तो डी का फार्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है ना। तो A2 की जगह पे कितना है? 5 माइनस 2, तो कितना आएगा? 3। ठीक है, फिर अब 8 में से 5 घटेगा तो 3 आएगा। अर्थात समान मतलब दूरी है, इसका सार्वंतर समान है, तो इसका मतलब यह एपी में है। अब 8 के बाद वाला अगला पद क्या होगा? 8 के बाद क्या होगा? 11, फिर 14। ये आपको कैसे पता चल रहा है? 3 जोड़ते चल रहे हैं। अर्थात इसमें यह जो है यह A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, फिर यह A5 है। तो A5 का मान क्या हो, कैसे निकला? A5 की जगह पे क्या हुआ? A4 प्लस D, ये ना हुआ? A4 में D जोड़ दिए तो आपका क्या निकल गया? A5 निकल गया। अब यहां से हम लोग आते हैं, यहां से आते हैं। अब A2 का मान कितना हुआ? A2 बराबर क्या हुआ? A प्लस D। देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से आप फार्मूला तैयार करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फार्मूला रटने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आप जो चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है ना, जैसे कि द्विघात समीकरण पढ़े हैं या दो चरों समीकरण पढ़े हैं, बहुपद पढ़े हैं, जो कुछ भी चीजें पढ़े हैं वह थोड़ा सा अंकगणित पर आधारित चैप्टर था। उसमें गुना भाग का ज़्यादा प्रयोग था। लेकिन यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, चाहे या इसके बाद जो है निर्देशांक ज्यामिति होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, या मतलब त्रिकोणमिति हो गया। यह 3 चैप्टर ऐसे मतलब चैप्टर हैं जो आपके लिए नया चैप्टर, जिसके विषय में आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, लेकिन यह टेक्निक पे चलता है, यह टेक्निक पे इसको चलाया जाता है। इसमें आपको गुना भाग ज़्यादा विशेष करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यह अगर आपको टेक्निक पता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 5 आया है तो यह कैसे आया? A प्लस डी करने पे आया, अर्थात 2 प्लस 3। सब में D कॉमन है ना, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, सब जगह D शामिल है। समझ रहे हैं? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब A2 की जगह A प्लस डी लिखे हैं ना। फिर A3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? बोलिए, A3 की जगह पर A2 प्लस D। अगर मैं A2 नहीं लिखना चाहूं, अगर मैं A2 नहीं लिखूं, मैं सीधे लिख दूं A प्लस 2D, तो कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि D तो बराबर है, D समान ही बढ़ रहा है। तो मैं सिर्फ A लिख करके, अगर मुझे A3 का मान निकालना है तो A अब प्लस D या प्लस D, अर्थात A प्लस 2D। मतलब अगर यहाँ पे A3 बराबर A प्लस 2D मैं लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको समझने के बाद अब हम आते हैं फार्मूले पर। फार्मूला किस तरीके से तैयार होता है? तो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे अभी तो समझने वाली प्रक्रिया थी, समझ चुके हैं आप लोग। इसको मैं मिटा करके इसके बेसिस पर मैं आप काम करना चाहूँगा। इसको पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। अब एपी का जो सामान्य रूप है, एपी का व्यापक रूप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चैप्टर का क्या होता है कि एक मतलब क्या होता है कि व्यापक रूप होता है, उसके ऊपर वो आधारित होता है। जैसे कि जब आप वास्तविक संख्या नामक चैप्टर बना रहे थे तो उसका व्यापक रूप क्या था मालूम है? A बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना था। इसी के इर्द गिर्द ना सारा मतलब जितना क्वेश्चन था वो सब चल रहा था। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल के इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा था। बहुपद जब आप बना रहे थे तो उसका क्या था? बहुपद में क्या था? 9th में भी था। बहुपद कैसा था? बहुपद ऐसा था, ax0 फिर ax2 ऐसे करके था। बढ़ते क्रम में x का मान बढ़ते घटते रह रहा था, उसका व्यापक रूप था। जब 2 चर वाला समीकरण आप बना रहे थे तो क्या था? 2 चर वाला समीकरण बना रहे थे तो क्या था? ax प्लस by बराबर c, यही ना था। फिर a2x प्लस b2y बराबर c, व्यापक रूप था उसका। जब द्विघात समीकरण बना रहे थे तो क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 था ना। तो उसी प्रकार एपी का व्यापक रूप होता है। एपी का व्यापक रूप हो जाएगा a1, ठीक है, a2,
A3 A4 और A5 डैश डैश कहाँ तक, AN तक, क्योंकि नंबरों की संख्या तो अनिश्चित है। संख्याएं 5, 10, 50, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक जा सकती है श्रेणी। अब यही श्रेणी है 2, 5, 8, 11, 14 मतलब वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब करते करते बहुत आगे तक जा सकता है। 3 जोड़ते चलिए, चलते जाएगा, इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि संख्याएं अनगिनत होती हैं। यह आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब A1 A2 A3 A4 A5 AN यह क्या हुआ, AP का व्यापक रूप हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि AP का व्यापक रूप क्या होता है तो आपको यही जवाब देना पड़ेगा। और ये व्यापक रूप यदि आपको समझ में आ गया हो तो आपको AP भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर अब पूरा आपका चैप्टर क्लियर है। और 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन AP से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही अनिवार्य है। और इसी के बेसिस पर, इसी चैप्टर के बेस पर, इसी चैप्टर के आधार पर आने वाला चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति या मतलब त्रिकोणमिति वगैरह नामक चैप्टर जो है वो सब इसके बेसिस पर चलते हैं। अगर यहाँ आप फंस जाते हैं तो आगे आपको जाकर के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए आप इसको पूरी सहूलियत से, पूरी सावधानी के साथ देखते रहिए। और जो क्लास चलाए जा रहे हैं इसका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, आप वहाँ से जाकर के फिर दोबारा भी इसे देख सकते हैं और देख करके अपने हिसाब से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम आते हैं कि अब A1 का मान कैसे निकलेगा, A2 A3 A4 A5 का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस मेथड को अपनाएंगे, A+2D। जब हमें पता है कि इन सब के बीच में D का अंतर है, तो अगर मैं A की जगह पे तो A लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि A जो है A के बराबर मतलब पहला श्रेणी है, श्रेणी का पहला पद होता है, या श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद वगैरह वगैरह चलता है। तो पहला पद A1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे पद की जगह पर हम दूसरा पद लिखें, हिंदी में लिखें, या सीधे इसका शॉर्ट फॉर्म A2 लिख दें। देखिए गणित की क्या होती है कि गणित में कुछ बातें जो है क्या होती है कि शब्दों में लिखी जाती है, जिसको हम लोग व्यवहारिक बोलते हैं, या दूसरा पद या व्यवहारिक कहा जाएगा। व्यवहारिक रूप में बोला जाएगा दूसरा पद और गणितीय रूप में बोला जाएगा A2। तो व्यवहारिक रूप और गणितीय रूप दोनों को हम अगर अपने पास रख के चलते हैं तो हमें समझने में सहूलियत होती है। तो दूसरा पद A2 की जगह पर अगर हम लिख दें A+D तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। या A2 का फार्मूला हो गया A+D। अगर हम तीसरा पद लिख करके, तीसरा पद A3 लिख करके अगर हम लिख दें A+2D तो भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर चौथा पद लिख करके लिख देते हैं A+3D तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे AN पद लिख दूं, AN अर्थात अंतिम पद, तो AN बराबर अगर मैं लिख दूं A+n-1 इंटू D। अब n-1 इंटू D में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पद निकालना होता है उस पद से एक कम D में जुड़ा रह रहा है। ध्यान दीजिएगा, A3 निकालना था तो 2D था, A2 निकालना था तो सिर्फ D था, A4 निकालना था तो 3D था। अर्थात जब n का मात्रा n जो है 3 था तो यह 2D था, n जब 2 था तो यह सिर्फ D था, n जब 4 है, 4 है तो यह 3D है, और n है तो n में से एक घटाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अर्थात AN बराबर A+n-1 इंटू D। अर्थात यह आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब आपको फार्मूला याद करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि AN बराबर A+n-1 इंटू D। अब यह आपके चैप्टर का सबसे प्रमुख मतलब AP का सबसे प्रमुख क्या है कि फार्मूला है, जो कहाँ से निकला आपको समझ में आ गया। और इसको दिखाने के लिए अब इसको मैं सिद्ध करके भी किसी वीडियो में, सिद्ध तो हो ही गया यहाँ पर, अब इसको सेटिंग करना होगा कि हाँ, जैसे क्वेश्चन बनता है ना कि सिद्ध करें कि AN बराबर A+n-1 इंटू D। तो हालांकि इस फार्मूले को मैंने पिछले वीडियो में सिद्ध भी कराया है, तो उसको जिसको मैंने सिद्ध कराया है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसको सिद्ध करने के लिए भी देख सकते हैं। लेकिन यह फार्मूला कहाँ से आया अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझिए। हाँ, AN बराबर A+n-1 इंटू D। अब यह फार्मूला कहाँ से निकला बताइए, इन सब पैटर्नों से निकला। अब मुझे ऐसा है कि आप इस बातों को समझ चुके होंगे। अब मैं इसके ऊपर अब चैप्टर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद इसमें 2-3 फार्मूले और हैं जिसका प्रयोग हम लोग को 5.2 और 5.3 में करना है, लेकिन 5.1 के लिए उन सभी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। तो अब मैं 5.1 में मौजूद जो क्वेश्चंस हैं, जो उदाहरण में है या जो एक्सरसाइज में है, उसके विषय में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि जो अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं उसके माध्यम से हमारा एक्सरसाइज या मतलब जो उदाहरण है वह बन पा रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम पेज को पलट रहे हैं। पेज को पलटने के बाद हम इस नतीजे पहुंच रहे हैं कि उदाहरण नंबर 1 में ये जो बोर्ड पे बातें लिखी गई है इसको
जो लोग उतार लिया ठीक है, जो नहीं उतारा वो लोग बाद में भी उतार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ लिए होंगे तो उतारने की गरज नहीं है, कॉपी में उतारना नहीं दिमाग में उतारना सीखिए। चलिए अब क्या है कि यहां जो है सवाल है, उदाहरण नंबर 1 में सवाल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब आपकी ब्रेन टेस्ट होगी कि ये P, उदाहरण 1 AP में दिया गया है 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 और डैश डैश। चलिए अब इसको देखा जाए, क्या यह श्रेणी एपी में है? मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, आप चेक करके बताइए क्या यह श्रेणी एपी में है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह श्रेणी एपी में है कि नहीं। तो पहले आप लोग बनाए हैं, तो जिन जिन लोगों ने इसे पता कर लिया है कि यह एपी में है वे लोग खड़े हो जाएं। चलिए बताइए, आप बताइए तो एपी में है कि नहीं? एपी में है। एपी में है, कैसे पता लगा आपको? A2 में से A1 घटाए हैं तो -2/2 है। अच्छा आप बोलिए एपी में है कि नहीं? हाँ है। कैसे पता लगा आपको? A1 और A2 को जोड़ दिया, जितना है उतना से कर दिया, फिर से A3 और A4 को जोड़ दिया और दोनों सेम आया है तो उससे मतलब एपी में है। गुड। चलिए आप लोग इतनी जल्दी जो मतलब समझ गए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। चलिए अब इसको बताने का तरीका देखा जाए, मतलब क्योंकि तुरंत ही पहले ही बताया गया और पहले ही आप लोग समझ चुके हैं, और जो लोग नहीं समझ मतलब समझा है वो लोग अभी समझ जाएगा, घबराने की गरज नहीं है। सबसे पहले हम इसको बनाने का तरीका देखिए। पहले लिखते हैं हल, ठीक है, आज सुंदर तीर का निशान वगैरह या डिजाइन बना दीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। और उसके बाद जो जो ये चीजें हैं उसको हम पहले छांट लेंगे क्या क्या है। तो A1 आपका कितना है? 3/2 कॉमा A2 कितना है? 1/2। ठीक है, इसी हिसाब से छांट लेंगे हम पहले। फिर A3 -1/2 एंड A4 -3/2। ठीक है, अब हम जिस मतलब इसका सार्वंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे। आप चाहो तो सार्वंतर भी लिखा करो। देखिए स्पष्ट लिखिए, स्पष्ट लिखिएगा ना, या कोष्ठ में डी लिख दिया करो, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस भी लिख दिया करो, तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी वैसे। डी का फार्मूला क्या होता है अभी बताया गया आप लोग को, क्या बताया गया? A2 - A1 फिर बराबर A2 आपका कितना है? 1/2 एंड -3/2। घटाइएगा तो 2 और 2 का एलसीएम भिन्न का घटाओ तो आप लोग को आता ही होगा। 2 से 2 में भाग कीजिएगा 1 से 1 में गुना कीजिए 1, फिर 2 से 2 में भाग कीजिएगा 2, फिर 3 से गुना कीजिएगा 3, अर्थात -2/2, यही ना होगा। तो आपका कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर कितना आ गया? -1। समझ गए? अब इसको यहाँ पे, अब मेरे बोर्ड में जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख लेता यहाँ पे समीकरण फर्स्ट। समझ गए? तरीका सीख लीजिए, बताने के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन अब तरीका सीख लीजिए। फिर जो अब इन दोनों के बीच सार्वंतर निकालेंगे कि इनके बीच का सार्वंतर बराबर है कि नहीं है। पुनः लिखिए, फिर लिखिए, अगेन लिखिए, आपकी मर्जी। पुनः सार्वंतर बराबर सार्वंतर डी बराबर A3 - A2 कर सकते हैं, या A4 - A3 कर सकते हैं, आपकी मर्जी। A3 - A2 भी किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों के बीच जब -1 का अंतर है तो ये दोनों के बीच भी -1 का अंतर होना चाहिए, और यहाँ भी -1 का अंतर होना चाहिए। तो अब देखते हैं A3 - A2 करके। तो A3 आपका कितना है? -1/2 एंड -1/2। ठीक है, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, फिर -1 -2/2, 2 से 2 कट गया, फिर 1, अर्थात -1। यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस। समीकरण सेकंड। अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या होगा कि एक मतलब डी जो है समान है, सीधे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से डी बराबर डी। इसलिए दिया गया एपी इतना 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 समानांतर श्रेणी में
है। तो जब समानांतर श्रेणी में है तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आगे तो क्वेश्चन कह रहा था आपका कि के लिए प्रथम ए और सार्वअंतर डी लिखे। क्वेश्चन कुछ अलग था लेकिन हम लोग कुछ अलग बना दिए। देखिए समझने के लिए समझ लिए, क्वेश्चन यह कह रहा था उदाहरण एक में कि यह क्वेश्चन हो गया, इसका ए बताना था और डी बताना था, तो ए यहाँ पे 3/2 और डी यहाँ पे -1 आंसर हो गया। लेकिन हम लोग एपी को भी पहचान लिए और फिर आगे वाला अगर पद कहेगा तो -1 इसमें जोड़ते चलेंगे, आगे वाला पद निकलते चलेगा। समझ रहे हैं ना बात। और यदि आपको सीधे क्या कहा जाए कि मतलब अंतिम पद कहा जाए, जैसे कि यदि आपको कहा जाए कि दिए गए श्रेणी का मतलब ये 10वां पद ज्ञात करें, ये 10वां पद बराबर वाट, ऐसा कहा जाए अगर, मतलब जो श्रेणी दी गई है इसका ये 10 कितना होगा, तो आपको a + n-1 इंटू डी वाला सूत्र लगाना होगा और सूत्र लगा करके मान रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात आप चाहो तो अब आसानी से अब इस एपी नामक चैप्टर को मतलब बना सकते हो। अब इसमें जो है थोड़ा सा जोड़ घटाव गुना भाग जो होगा वो थोड़ा सा कठिन आएगा। देखिए आप देख रहे थे कितना बड़ा और आपका डी कितना आसान आया, एकदम छोटा सा। तो इसकी में थोड़ा सा घुमाने फिराने वाली क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ये मैट्रिकुलेशन का चैप्टर है और मैट्रिकुलेशन की मतलब चीज़ें हैं, इसमें माइनस में, पूर्णांक में, भिन्न में, दशमलव में, हर टाइप का जो समीकरण मतलब दिया जाएगा श्रेणी। और तब आप अगर आप बचपन में 6, 7, 8 में अगर अच्छे से जो है भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, दशमलव का जोड़ मतलब जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे से सीखे होंगे तो आप इसमें अब नहीं फंस सकते हैं। अगर नहीं सीखे होंगे तो आपको दिक्कत होगा तो आप हमसे फिर से संपर्क कर सकते हैं। अर्थात फिलहाल 5.1 के लिए जो भी आपका कार्य है वह 5.1 और 5.2 तक का सारा कार्य मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अब यदि आपको क्वेश्चन बनाते समय कोई दिक्कत होगी, किसी क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम होगी तो आप फिर दोबारा पूछ सकते हैं और दोबारा जब आप पूछिएगा तो उस समय मैं फिर दोबारा उसको वीडियो बना करके भी डाल सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से आज का यह वीडियो जो है मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अब आप लोग घर पर जा करके एपी के फार्मूले, एपी के परिभाषा को बुक के अंदर से ढूंढ करके लिखिए और उसको याद कीजिए और 5.1 का उदाहरण और 5.1 का एक्सरसाइज, 5.2 का उदाहरण और 5.2 का एक्सरसाइज बनाने की कोशिश कीजिए। और दिक्कत हो रहा हो तो क्लास में पूछिए, फिर से उसका दोबारा वीडियो बनाया जाएगा। या कमेंट में भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कमेंट करने पर भी उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके अपलोडेड कर दिया जाएगा।